हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 344 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारे लिन फेंग को, जो कि बड़ी स्पीड के साथ यंग मिस के पीछे पहुंच जाता है और यंग मिस की जो कल्टीवेशन होती है उसको पूरी तरह से रुइन कर देता है, बर्बाद कर देता है। यानी कि अब उसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, वो एक नॉर्मल पर्सन है। जबकि इसका बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए कहता है लिन फेंग से, लिन फेंग तो कमीने कही कि तेरी हिम्मत कैसे हमारी जो टाई फैमिली की यंग मिस है उसको यहाँ पे रुइन करने की, उसकी कल्टीवेशन को रुइन करने की। लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसकी कल्टीवेशन कोई रुइन कर सकता हूँ? नहीं, मैं इसको तबाह भी कर सकता हूँ, इसको मार भी सकता हूँ। वो अपने पास से नाइफ निकाल के उसकी गर्दन पे करता है। जब लिन फेंग अपने पास से नाइफ निकाल के उसकी गर्दन पे करता है तो साथ ही उसका जो बॉडीगार्ड होता है बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है तू कमीने गई, क्योंकि वो अब कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि लिन फेंग ने उसको अपना हॉस्टेज बना लिया है। लिन फेंग पंछी के ऊपर से चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर युन फियेंग चलो जाओ और जाओया को मेरे जाओया को अपने साथ लेके पंछी पे आ जाओ, हम तीनों यहाँ से निकलने वाले हैं। फिर वो दोनों ही उसके ऊपर आ जाते हैं, यानी पंछी के ऊपर आ जाते हैं। लिन फेंग कहता है, थोड़ा सा भी अगर तुमने कदम को आगे बढ़ाया है तो देखना तुम्हारी गर्दन, तुम्हारी जो यंग मिस की जो गर्दन होगी वो नीचे कटी हुई मिलेगी तुमको। लिन फेंग उस यंग मिस से भी कहता है कि तुम यहाँ पे ज्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश मत करना, अगर तुम रेजिस्ट करने की कोशिश करती हो तो तुम यहाँ पे बेवजह मारी जाओगी। जबकि जो यंग मिस होती है उसकी बहुत ज्यादा डर रही होती है, बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। जबकि यंग मिस का बॉडीगार्ड चलाते हुए कहता है, कमीने कही कि तूने देखा नहीं, तूने उसकी कल्टीवेशन का भी पूरी तरह से रुइन कर दिया, अब तेरे को उससे क्या चाहिए जो तूने उसको अपना हॉस्टेज बना लिया है? तेरे को उससे अब क्या चाहिए? तूने उसकी कल्टीवेशन को रुइन करके अपना बदला ले लिया है, उसको वहां से जाने दे। जबकि वो हल्की सी आवाज में अपने एक साथी से कहता है, जाके अपनी जो यंग मास्टर है, यंग लीडर है, सॉरी यंग मास्टर है जो उनको जाके खबर कर, इन्फॉर्मेशन कर इस बारे में कि कोई लड़का यहाँ पे ऐसे कर रहा है। देखने वाले लोग बात कर रहे होते हैं, जरा देखो उस आदमी को जो कि कितना ज्यादा बोल्ड है, वो यहाँ पे टाई फैमिली की यंग मिस के साथ ऐसी हरकत कर रहा है और उसे हॉस्टेज बना लिया है। लड़का तो बहुत ज्यादा बोल्ड है। कि युन फियेंग हमारे लिन फेंग से कहता है कि ब्रदर लिन फेंग, तुम आखिर अब इसके साथ क्या करने वाले हो? तुम लड़की को अपने साथ लिया, बट आखिर तुम इसका करोगे क्या? लिन फेंग बोलता है, मुझे कोई आइडिया नहीं हम क्या करने वाले हैं, हम आगे जाके देखने वाले हैं। जबकि जाओया कहते हैं कि ब्रदर लिन फेंग, आखिर तुम ये क्या करोगे? ये लड़की हमारे साथ है, हमने इसको हॉस्टेज तो बना लिया है, बट इसके साथ होने से बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो सकती है, यानी मुसीबत खड़ी हो सकती है। कि युन फियेंग लिन फेंग से बोलता है, लिन फेंग ये लड़की पूरी तरह से हमारे लिए एक बर्डन है, ये लड़की जब तक हमारे साथ है हमारे लिए मतलब हमारे पीछे मुसीबत क्रिएट होती रहेगी। जहाँ भी तुम जाओगे मुसीबत तुम्हारे साथ ही आने वाली है। जरा एक बार सोच के देखो, अगर ये लड़की यहाँ से गायब हो जाती है तो सोचो मुसीबत भी गायब हो जाएगी, यानी हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं होगी अगर ये लड़की जो होती है वो डिसअपेयर हो जाती है। यानी कि लिन फेंग कहता है, युन फियेंग अगर तुम किस बारे में बात कर रहे हो कहीं वो, जबकि जो यंग मिस रहती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ पे कहती है लिन फेंग और फियेंग से कि हे तुम दोनों यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हो, तुम क्या करने वाले हो? भूलना मत मैं टाई फैमिली की यंग मिस हूँ और यंग मिस होने के नाते मेरे पास इतनी पावर है, टाई फैमिली की पावर है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पे जान से खत्म कर सकती हूँ। मेरे हिम्मत भी मत करना ये सब करने की। तो मेरे साथ ऐसा करते हो तो बाद में मेरे को ब्लेम मत करना कि मैं तो ज्यादा रूड क्यों थी। क्योंकि लिन फेंग उनमें सोच रहा होता है कहीं युन फियेंग का मतलब इस लड़की को मारने का तो नहीं था, कहीं युन फियेंग जो है वो इस लड़की को मारना तो नहीं चाहता। क्योंकि युन फियेंग बोलता है, लिन फेंग मेरे को नहीं लगता कि तुम ये काम कर पाओगे, तुम बहुत ज्यादा यहाँ पे इस लड़की पे दया दिखा रहे हो क्योंकि ये एक लड़की है, बट चलो मैं तुम्हारे बदले ये काम कर देता हूँ। भले ही ये लड़की है बट इसके अंदर मारने का बदला है, यानी कि ये तुमसे बदला लेना चाहती है और तुम्हें 100 बार भी मारे तब भी इसका मन नहीं भरेगा, यानी तुम्हें बार बार मारती रहेगी और तुम जबकि इस पे दया दिखा रहे हो इतनी ज्यादा। लिन फेंग अपने हाथ पावर को रिलीज करता है, जबकि वो लड़की काफी ज्यादा घबराते हुए बोलती है कि हे तुम आखिर करने क्या वाले हो, तुमने अपने हाथ पावर को रिलीज क्यों किया? क्या तुम मुझे मारने का सोच रहे हो? तो भूलना मत मैं टाई फैमिली से हूँ, क्या तुम देख नहीं सकते मेरे पास कोई कल्टीवेशन भी नहीं है, मेरे को मार के तुम्हें फायदा क्या होने वाला है? युन फियेंग बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। साथ ही वो अपनी फायर को रिलीज करते उस लड़की को जला देता है, जबकि लड़की चलाते हुए भी कह रही होती है कि मेरी जो टाई फैमिली है वो तुम तीनों से इस बात का बदला जरूर लेगी, तुम मेरे को भले मार डालो बट तुम भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचने वाले। क्योंकि युन फियेंग लिन फेंग से बोलता है, लिन फेंग तुम्हारा हार्ट जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो ये सारा काम कर सके, क्योंकि ये लड़की होने के नाते तुम्हें इस पे दया आ चुकी थी। भूलो मत मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड में तुम्हें किसी पे भी दया वया नहीं दिखानी, क्योंकि जिस पे भी तुम दया दिखाओगे और अगर वो जो इंसान है जिस पे तुम दया दिखा रहे हो उसका इंटेंशन तुम्हें मारने का है तो तुम्हें भी उसको यहाँ पर मार देना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा आगे जाके। और भूलना मत ये लड़की सिर्फ तुम्हें ही नहीं मारना चाहती बल्कि मेरे को भी मारना चाहती है और यहाँ तक कि तुम्हारी सिस्टर जाओया को भी मारना चाहती है। जब किसी इंसान के अंदर किसी को मारने का बदला हो जाता है यानी वो पूरी तरह से मारना चाहती है, यानी कि ये लड़की भी तुम्हें पूरी तरह से मारना चाहती थी, तुमसे एक तरह से बदला लेना चाहती थी। और हो सकता था कि अगर ये वापस अपने टाई फैमिली को जाती तो वहाँ पे जाके किसी अपने स्ट्रॉन्ग एल्डर को अपने साथ लेकर तुम्हें मरवा डालती। तो इससे बेहतर यही है होता है कि इस लड़की को मार डालो जो कि तुम्हें मारना चाहती है। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें अपने बारे में सोचना है ना कि दूसरे के बारे में। जबकि लिन फेंग उनमें सोच रहा होता है आखिर ये युन फियेंग कैसे टाइप का पर्सन है, ये यहाँ पे मेरे को इतनी सारी चीजें सिखा रहा है, उसको इतने सारी चीजों के बारे में पता है कि मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करना होता है, मेरे बारे में भी बहुत सारा कुछ जानता है। जबकि लिन फेंग हमारे फियेंग
से कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। जबकि हमारा जो लिन फेंग होता है वो बोलता है, यानी सॉरी फियांग बोलता है कि लिन फेंग ब्रदर तुम आखिर कहाँ जाने का सोच रहे हो, तुम आखिर जा कर रहे हो ये तो बताओ। जबकि हमारे लिन फेंग बोलता है कहीं नहीं, हम तो लॉस्ट सिटी को घूमने निकले थे तो अभी भी हम उसको घूम रहे हैं, देखते हैं कि इस लॉस्ट सिटी में है क्या। और यहीं से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक अलग जगह का सीन, जो कि शायद से एक जगह का रहता है जहाँ पे एक पौंड में मछलियाँ होती है, वहाँ पे जाके कोई मछलियाँ पकड़ रहा होता है। पौंड या लेक जो भी है वो आप देख लेना। वहाँ पे जाके एक बंदा जो होता है एक बोट में जो होता है राफ्ट में एक मछलियों को पकड़ रहा होता है, उसको साथ ही मछली पकड़ के अपनी झोले में भर लेता है और साथ ही कहता है, वहाँ पे जो वो बंदा होता है वो वहीं पे मछलियों को पकड़ रहा होता है और दिखाते हैं वो मछलियों को पकड़ने के बाद कहता है लगता है मैंने एक और मछली पकड़ ली। जबकि दिखाते हैं वहाँ पे एक और बंदा आता है, जबकि वो जो येलो हेयर वाला बंदा होता है वो बोलता है उससे कि आखिर क्या बात है, क्या तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, बताओ आखिर क्या हुआ है, क्या बड़ी बात है क्या। जबकि उसके पास जो वो बंदा आया होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे घबराया हुआ होता है और बोलता है वो कि हमारी मेस की जो शोल है उसको पूरी तरह से शैटर्ड कर दिया गया है और उनको तबाह कर दिया गया है। जबकि वो जो बंदा होता है वो रोते हुए ये सब बोल रहा होता है। जब वो ये बोलता है तो वो जो बंदा येलो हेयर में होता है जो कि मछलियाँ पकड़ रहा होता है उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है। भाई साहब उसकी पावर्स रिलीज होती है तो भाई साहब कहते हैं उसका जो नीचे का पानी रहता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती है, जिससे कि जो पानी होता है एक तो गर्म भी होने लगता है, साथ ही उसके अंदर जितनी मछलियाँ होती है वो वहीं पर मारी जाती है। तो बंदा बोलता है कि चलो बताओ आखिर ये सब किसने किया, उस मिस के हमारी मिस के साथ किसने किया ये सब। फिर वो जो लड़का होता है वो यहाँ पे सब ये बात बताते हुए कहता है कि हमारी जो यंग मिस थी वो यहाँ पे घोड़ा लेके सिटी के अंदर घूम रही थी, तो अचानक से किसी बंदे ने उनको ऑफेंड किया और उनसे यहाँ पे ऐसी बदतमीजी से बात की और हमारी जो यंग मिस थी उनका उससे झगड़ा हो गया। यंग मिस वापस आई और अपने साथ कुछ लोगों को लेके वापस वो उससे पंगे लेने के लिए चली गई, यानी उससे बदला लेने के लिए चली गई। और जब जो मतलब यंग लेडी थी वो अपने साथ उस पावरफुल कल्टिवेटर को अपने साथ ले गई, जो कि यहाँ पे जैसे वो बदला लेना चाहती थी जैसे आदमी। पर जब वो अपने साथ वो स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर को लेके गई तब हमें पता चला कि उनकी जो सोल है पूरी तरह से शैटर्ड हो चुकी है, यानी उन्हें किसी ने मार दिया है। जबकि वही जो राफ्ट के ऊपर जो बंदा होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है समझ गया, तो तुम जाओ जाके उस बंदे को बुलाओ और ये सारा काम तो याओ की कोई संभालना पड़ेगा। जबकि वो जो बंदा होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है सर हम समझ गए। पर वो जो बंदा होता है वो वहाँ से कहता है उस येलो हेयर वाले बंदे से कि चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। फिर से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी सिटी का सीन, यानी स्नोला सिटी का सीन, जहाँ पे बढ़िया धूप हो रही होती है और मार्केट दिखाया जाता है। सिटी में दिखाते हैं हमें एक बंदे जिसका नाम जियान चैन रहता है, जिसको आपने कुछ पिछले एपिसोड में देखा होगा। तो वो जो जियान चैन जो कि शायद से स्वॉर्ड मैन ही रहता है, जिसके पास स्वॉर्ड की पावर होती है, और फिर आप स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी कह सकते हो जो कि स्वॉर्ड का यूज करता है। जियान चैन कहता है फाइनली मैंने ढूंढ लिया ब्रदर फियांग और साथ ही लिन फेंग तुम दोनों को। जबकि लिन फेंग बोलता है जियान चैन आखिर क्या बात है, क्या मसला है, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हो। जियान चैन वहाँ पे आके कहता है कि हाँ मेरे को तुमसे कुछ बात करनी थी कि असल में कुछ जो जितने भी लोग लॉन्ग शो एम्पायर से आए हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस करने वाले और बातें करने वाले हैं इस नई कंपटीशन को लेके, तो हमें वहाँ पे चलना होगा और देखना होगा कि आखिर वहाँ पे डिस्कस क्या हो रहा है, हमारा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पहुँचना। वो तीनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। इसी के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। होप यू विल एंजॉय। और हाँ 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यार किसी बंदे को भी यहाँ पे रेस्ट की ज़रूरत तो होती है, आप सबको पता है। और हर किसी के एक्सप्लेनर को देख के हर किसी के मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि यार कि ये बंदा ये चीज़ करके कोई भी बोर नहीं होता। तो हाँ वो बोर होता है, बट आपके लिए आपके यहाँ पे सीरीज के लिए वो यहाँ पे कंटिन्यू करता है, तो ठीक है मैंने भी कर दी। बट यार मेरे को 2-3 दिन की ब्रेक की जरूरत थी, तो वो हो चुका है ना। फाइनली अब वीडियो आना चालू होएंगे, तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए साइन और पीस गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 345 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। बट यार मेरे को आज वीडियो बनाते हुए बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा है, बट वो मैं बता ही नहीं पाऊंगा यार। और हाँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, इसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ यार। इतना मतलब एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती, तो यार अब आप लोग सारे लोग एडजस्ट कर लेना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जियान चैन को, जो कि लिन फेंग फियांग को ढूंढ लेता है और कहता है लिन फेंग और फियांग मैं तब से तुम दोनों को यहाँ पे ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि असल में जो जुनमोजी है वो यहाँ पे सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो स्नोई कंपटीशन के बारे में, कि स्नोई कंपटीशन में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे डिस्कशन कर रहा है जुनमोजी, तो तुम वहाँ पे चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक लेके चलता हूँ, क्योंकि तुम्हें भी उस डिस्कशन में होना चाहिए जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात साबित होगी। तो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वो तीनों वहाँ से जाने लगते जुनमोजी की तरफ, जहाँ पे जुनमोजी होता है। जबकि हमारा जो जियान चैन होता है रास्ते में चलते हुए लिन फेंग और साथ ही फियांग को इन्फॉर्मेशन देता है स्नोई कंपटीशन के बारे में। कहता
कहता है लिनफेंग और फियांग, मैं तुम्हें यहाँ पे स्नोई कंपटीशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी साबित होगी। असल में जो स्नोई कंपटीशन है ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंपटीशन है और काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद आता है, और जब भी आता है तो उसमें बहुत सारे टॉप की जीनियसेस और टैलेंटेड लोग आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। स्नोई कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें यंग टैलेंट वर्सेस टैलेंटेड लोग होने वाले हैं, यानी ये एक तरह से सारे टैलेंटेड और टॉप के जीनियसेस आने वाले हैं, और वो भी स्नोई कंट्री के स्नोई सिटी के 13 कंट्रीज में से, या 13 किंगडम भी बोल सकते हो। और यहाँ पे जितने भी टॉप के जीनियसेस आएंगे उनकी एक तो बात साबित हो जाएगी कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो तुम्हें यहाँ पे सावधान और केयरफुल रहना होगा। मैं एक और बात साबित कर दूँ, स्नोई कंपटीशन में इतने टॉप के जीनियसेस तो आने वाले हैं और यही तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होगी जिससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलने वाले हैं, और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल बात भी साबित होने वाली है, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। और एक और बात याद रखना, ये बेनिफिट भी तुम्हारे लिए इसलिए साबित होगा क्योंकि अगर तुम अच्छी रैंक को हासिल करते हो तो तुम्हारा जो एम्पायर है वो भी बहुत ज़्यादा राइज करेगा, तुम्हारे जो एम्पायर की रेपुटेशन होगी वो भी तुम्हारे साथ ही जाके इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर तुम जो है स्नोई कॉम्पिटिशन में एक अच्छी रैंक को हासिल करते हो तो बाकी सारे लोग तुम्हारे स्नोई मतलब जो है ज़ुई किंगडम के बारे में बात करेंगे कि तुम्हारा जो ज़ुई किंगडम है वो कितना ज़्यादा अच्छा किंगडम और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर कहता है इसकी बात तो बिल्कुल सही है, इसने बिल्कुल ठीक है। अगर हम एक अच्छी रैंक को हासिल करते हैं तो किंगडम यानी जो मान लो हमारा ज़ुई किंगडम है तो उसकी रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर मैं एक अच्छे जो है रैंक को हासिल करता हूँ तो जियानचेन मतलब हमारा जो जियानचेन होता है वो चलते हुए आगे तरफ आता है और यहाँ पे कहता है कि असल में जो स्नोई कॉम्पिटिशन है, चलो मैं इसके बारे में बता दूँ। असल में जो ये बड़ा सा बैटल होने वाला है इसमें टोटल 3 राउंड होने वाले हैं, और पहले राउंड में होगा तो ये कि तुम सभी लोगों को जो कि यहाँ पे स्नोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने वाले हैं उन सभी लोगों को यहाँ पे एक ऐसी सर्टेन जगह पे छोड़ दिया जाएगा जहाँ पे जाके तुम्हें फाइट करनी होगी। तो यहाँ पे मेरे को एक शब्द आ रहा है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, बट मेरे को अभी यार एम्बैरेसिंग लग रहा है तो बता नहीं रहा, तो मैं इंग्लिश में ही बोल देता हूँ। तो जियानचेन बोलता है कि असल में ये जो स्नोई कॉम्पिटिशन के जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें असल में होगा तो ये कि डेथ न्यूड डांस होने वाला है, यानी कि मैं हिंदी में तो नहीं बोलूंगा, आप हिंदी कर लेना। यानी कि स्नोई कंपटीशन का जो पहला राउंड ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, उसमें लाशें ही लाशें बिछी हुई होंगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फाइट और फाइट ही करनी है। यानी कि तुम्हें अपने सामने वाले को मारना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जीवित रहना है तो तुम्हें अपने सामने वाले को हराना होगा पहले राउंड में। जब तक स्नोई कॉम्पिटिशन के फर्स्ट राउंड में तुम अपने सामने वाले को नहीं हरा देते, जब तक तुम्हें सेकंड राउंड में नहीं भेजा जाएगा, जब तक तुम्हें सर्वाइव करना होगा फर्स्ट राउंड में, और कुछ टाइम तक सर्वाइव करने के बाद तुम्हें सेकंड राउंड में भेज दिया जाएगा। जब तुम लोग अपने सामने वाले को हरा दोगे तो साथ ही जितने भी लोग एक सर्टेन लोग जो होंगे जितने भी सर्टेन लोग होंगे उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा सेकंड राउंड के लिए। बाकी के जितने लोग जो भी हार चुके हैं तो उन सभी को उस बैटल से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि वो पूरी तरह से हार चुके हैं। लिनफेंग में सोच रहा होता है वाकई में ये जो फाइट होनी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इसमें दया वया जैसी कोई तो चीज़ होने नहीं वाली, सामने वाले को मारना है और बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी। तो वो सभी लोग पहुँचते हैं जुनमोजी की तरफ, जहाँ पे जुनमोजी अपना जो है बात बता रहा होता है स्नोई कॉम्पिटिशन से रिलेटेड। जुनमोजी सभी से बोलता है तो भाई लोग तुम सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जितने भी स्नोई कॉम्पिटिशन से हमारे लोग आ चुके हैं इस स्नोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए, मतलब लॉन्गशो एम्पायर से आ चुके हैं स्नोई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए। तो जितने भी तुम सब लोग लॉन्गशो एम्पायर से हो, हम लॉन्गशो एम्पायर की साइड से हैं, तो तुम सभी लोगों को एक काम करना है। जब स्नोई कॉम्पिटिशन का पहला राउंड स्टार्ट होगा तो हम सब लोगों को अलग अलग जगह पे भेज दिया जाएगा। जब हम सब लोग अलग अलग जगह पे होंगे तो हमें क्या करना है, लॉन्गशो एम्पायर के जितने भी लोग रहेंगे, हम में से जितने भी लोग रहेंगे, अपने आसपास के साथी वगैरह को ढूंढना होगा, और ढूंढने के बाद हम लोगों को अपनी एक टीम बनानी होगी। टीम के साथ ही हम आगे सेकंड राउंड में जा पाएंगे। तुम्हें याद रखना है स्नोई कॉम्पिटिशन के फर्स्ट बैटल के दौरान तुम्हें यहाँ पे एक दूसरे को नहीं मारना जो कि लॉन्गशो एम्पायर से, तो अपने साथियों को बचाना और उनके साथ टीम बनाना। याद रखना याद रखना कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो साथ ही जितने भी तुम्हारे टीममेट रहेंगे वो सारे मारे जाएंगे। और अगर तुम अकेले यहाँ पे सोचते हो कि अकेले यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो और तुम पूरे जो है इस मतलब जो फर्स्ट राउंड है उसमें जीत सकते हो, तो सोचना भी मत, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावना होने वाला है। जो अदर कंट्री से लोग आएंगे वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। स्नोई कॉम्पिटिशन में तो जितने भी लॉन्गशो एम्पायर से जितने भी लोग हैं तुम सभी लोग यहाँ पे जाना और दिखा देना कि तुम कितने ज़्यादा जीनियस हो लॉन्गशो एम्पायर के। तुम जितना हायर हो सकते हो, जितना हायर रैंक कर सकते हो, राइज कर सकते हो, तुम उतना कोशिश करना। तुम्हें अभी अपने लॉन्गशो एम्पायर को दिखाना होगा और सभी को बताना होगा कि हमारा लॉन्गशो एम्पायर भी किसी एम्पायर से कम नहीं, वो भी कितना ज़्यादा पावरफुल है। भूलना मत, तुम्हें यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होगा। धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे और तुम्हारा जो है कल्टिवेशन भी बढ़ेगा, और हो सकता है इसमें तुम्हें स्नोई कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हासिल हो। तुम सभी लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ना, और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग फाइनल बैटल तक पहुँचो। जुनमोजी बोलता है पर अगर तुम्हारे सामने स्नोई कॉम्पिटिशन
सॉरी लॉन्ग एम्पायर का कोई कमजोर सा इंसान यानी कि तुम्हारे सामने आ जाता है, इसके हम में से कोई कमजोर किसी जीनियस के सामने आ जाता है, लॉन्ग एम्पायर के बारे में बता रहे होता है। तो जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे मिलके काम करना है, तो जो कमजोर होगा, अगर तुम्हारे सामने जैसे मान लो तुम कमजोर हो, तुम्हारे सामने कोई लॉन्ग एम्पायर का पावरफुल साथी तुम्हारा आ जाता है, तो कमजोर को यहाँ पे हार मान लेनी होगी, क्योंकि तुम ताकतवर के सामने तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो मरने से बेहतर यही होगा कि तुम उससे यहाँ पे हार मान लो। इससे जो लॉन्ग एम्पायर की यहाँ पे टीममेट है वो अब बच जाएंगे, यानी उन्हें यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होने वाली। वरना ये बैटल एक ऐसी बैटल है जिसमें तुम्हें अपने सामने वाले को मारना ही होगा। तो अगर स्नोई मतलब लॉन्ग एम्पायर से जितने भी लोग अगर स्ट्रॉन्ग के सामने अगर कमजोर आते तो कमजोर तुम हार मान लेना। यहाँ पे तुम अपने आप को पावरफुल साबित करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी जान भी जा सकती है इस फाइट के दौरान। तो जैसे कि मैंने तुम सबको यहाँ पे बता दिया स्नोई कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ें, तो यहाँ पे तुम सबको कुछ सब सारी बातें मैंने यहाँ पे बता दी। तो तुम्हारे अगर कोई मन में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो मेरे से पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्या किसी के मन में यहाँ पे डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। जबकि दिखाते एक मोटा टकला हट्टा कट्टा बंदा कहता है मेरे को यहाँ पे लेके एक क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट राउंड होने वाला है वो एकदम एक ऐसा खतरनाक खेल होने वाला है जिसमें डेथ न्यू डांस होगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ जितने भी लॉन्ग एम्पायर से जितने भी कमजोर लोग हैं, अगर वो कंपटीशन के दौरान मिलते हैं, यानी कि स्नोई कंपटीशन के फर्स्ट राउंड के दौरान मिलते हैं, तो उन सभी को मार दिया जाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे जितने भी कमजोर लोग हैं जो लॉन्ग एम्पायर से हों, उन लोगों को कमजोर लोगों का मरना ही बेहतर होगा, जिससे यहाँ पे हमको कोई तकलीफ भी नहीं होगी, एक तरह से हमको कोई दिक्कत भी नहीं होगी आगे जाके। वरना वो जो कमजोर लोग होंगे वो भी स्ट्रॉन्ग लोगों के ऊपर बर्डन बन जाएंगे कोई फर्स्ट कंपटीशन के दौरान। तो इसलिए उन कमजोर लोगों का मरना ही ठीक होगा। जबकि जुनमोजी गुस्से से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे तुम किसी को भी मार सकते हो, वो तुम्हारे साथ ही है और तुम यहाँ पे अपने साथियों को कैसे मार सकते हो। जबकि वो जो हट्टा कट्टा बंदा होता है वो बोलता है कि देखो जबकि कमजोर यहाँ पे मरने के लिए पैदा हुए हैं, तो उन सभी कमजोरों को यहाँ पे मर जाना चाहिए, क्योंकि वीक का जन्म इसीलिए हुआ है जिससे वो आगे जाके मारे जाए। हमेशा यही चलता आ रहा है और यही चलता रहेगा कि स्ट्रॉन्ग वीक को हमेशा मारेगा। जो कमजोर होता है वो सेकंड राउंड में भला कैसे जाएगा, माना कि वो फर्स्ट राउंड को तो पार कर लेगा पर सेकंड राउंड में वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, ना उसको इतनी ज्यादा अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। फिर वो बंदा कहता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पे एक आइडिया देता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास 36 पीपल है, तो यहाँ पे हम 20 ऐसे लोगों की टीम बनाते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बाकी के लोगों की एक अलायंस बनाएंगे जिनसे हम आगे जाके जो स्नोई कंपटीशन में एक अच्छी रैंक को हासिल कर सकते हैं और आगे भी आगे जा सकते हैं और इस राउंड को फाइनल बैटल तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर हमारी टीम और हमारी अलायंस में यानी हम जितने भी 20 लोग रहेंगे, हम जितने भी 20 स्ट्रॉन्ग लोग रहेंगे, उनके बीच में अगर लॉन्ग एम्पायर को कोई छोटा मोटा या वीक इंसान आ जाता है तो हम उसको हरा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, मार डालेंगे, जैसे हमारे लिए वो बर्डन नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारा जीतना आसान हो जाएगा स्नोई कंपटीशन में। भाई कैसा बंदा है ये, यहाँ पे लॉन्ग एम्पायर की तरफ से फाइट कर रहा है, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि लॉन्ग एम्पायर का कोई इनका कमजोर साथी आ जाता है तो ये उन लोगों को मार डालेंगे। भाई कैसे लोग हैं ये। तो यहीं पे ये वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। लाइक अगर को पसंद आती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले पीस गुड बाय, मिलते हैं, बाय। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 346 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम 10K के बहुत ज़्यादा करीब है, हम कर सकते हैं। चलो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। तो कर दिया, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में उसी हट्टे कट्टे बंदे को देखा था जो कि यहाँ पे बोल रहा होता है, जो मतलब उससे कि जुनमोजी से, जो कि टॉप का जीनियस है लॉन्ग एम्पायर का, वो बंदा बोलता है कि क्यों ना हम यहाँ पे 36 लोगों को लेके चलते हैं और जो भी उस स्नोई कॉम्पिटिशन के दौरान फर्स्ट राउंड में अगर कोई हमें कमजोर मिलता है, लॉन्ग एम्पायर कोई भी कमजोर बंदा हमें मिलता है, कल्टीवेटर मिलता है, तो हम उसको मार डालेंगे, जिससे हमारे लिए कोई भी ज्यादा बर्डन नहीं बनेगा और आगे चल के हम सेकंड राउंड में भी इजीली पहुंच जाएंगे। हमें कुछ लोगों की अलायंस बनानी चाहिए और सारे जितने पावरफुल लोग हैं उनको एक तरफ कर देना चाहिए, जिसमें सारे पावरफुल लोग रहने वाले हैं। और लॉन्ग एम्पायर के जितने भी जो फर्स्ट राउंड में जितने भी हमको कल्टीवेटर मिलेंगे जो कि कमजोर होंगे, तो हम उन्हें मार डालेंगे, जिससे हमारा जो रास्ता क्लियर हो जाएगा। और फिर वो जो हट्टा कट्टा बंदा होता है वो एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है जैसे कि इन लोगों को यहाँ पर मर जाना चाहिए, क्योंकि ये इतने ज्यादा कमजोर है कि लगता नहीं है कंपटीशन में ठीक से भाग ले पाएंगे, नहीं मतलब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एक तरह से। तो सबसे ज्यादा बेहतर यही होगा कि इन लोगों को यहाँ पे मर जाना चाहिए, जिससे हमारा जो रास्ता है वो एक तरह से क्लियर हो जाएगा। और वो कमजोर से एक बंदे की तरफ इशारा करके उसके बारे में बता रहा होता है और बेइज्जती कर रहा होता है उसकी, जबकि हमारा जो लिनफेंग होता है वो यहाँ पे उस हट्टे कट्टे बंदे की तरफ देखता है और कुछ सोच रहा होता है, पता नहीं। जबकि वो जो जिसके ऊपर वो इशारा कर रहा होता है वो हट्टा कट्टा बंदा, वो चिल्लाते हुए कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे ये बात करने की, हम में कोई भी दम नहीं है कि हम
स्नोई कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते, हम भी यहाँ पे स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि हम तेरे लिए इस कंपटीशन को छोड़ दें और यहाँ से पीछे की तरफ हट जाएं, बट नहीं, हम ऐसे हार तो नहीं सकते। हमने यहाँ पे वादा किया और कसम खाई है कि हम स्नोई कंपटीशन में एक अच्छा रैंक को हासिल करेंगे, तब जाके हम यहाँ पे हारेंगे। तो कह रहा है कि तेरे लिए यहाँ पे हम हार मान जाते तो कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे अगर किसी को हार माननी चाहिए तो वो तुम लोग हो जो कि टियानफेंग किंगडम से हो। जितने भी लोग टियानफेंग किंगडम से आए हो, तुम सभी को यहाँ पे मरना चाहिए, ना कि हम जैसे कमजोर कल्टिवेटर को जो कि लोंगशे एम्पायर से हैं। जबकि वो जो बंदा होता है मुस्कुराते हुए कहता है, तो अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो इस कंपटीशन के दौरान, फर्स्ट राउंड के दौरान, पर मुझे नहीं लगता। और अगर तुम्हें ऐसे ही ठीक है तो ठीक है, फाइट करना और फाइट में देख लेंगे कौन जिंदा रहता है कौन मरता है। लिनफेंग कहता है कि मैंने सुना था कि जो ज़ुयू किंगडम के अंदर ही जो टियानफेंग किंगडम रहता था और तुम्हारे जैसे लोग टियानफेंग किंगडम्स के जो लोग थे वो पहले ज़ुयू किंगडम में ही रहते थे, बट ज़ुयू किंगडम में रहते हुए भी उनने अपना बहुत ज़्यादा एरोगेंस दिखाया और दिखाने लगे कि वो कितने ज़्यादा एरोगेंट है। और उनके एरोगेंस की वजह से ही वो ज़ुयू किंगडम में इतने बेमौत मारे गए कि मैं तो क्या ही बताऊँ। वो बहुत ज़्यादा एरोगेंस थे और काफ़ी ज़्यादा एरोगेंटली शो करते थे। इसी वजह से वो सारे लोग जो है ज़ुयू किंगडम में ही मारे गए। और जैसे कि तुम्हारा जो टियानफेंग किंगडम का जो प्रिंस था जो कि यहाँ पे मारा गया है बेचारा, वो यहाँ पे इतनी बेमौत मारा गया जबकि वो यहाँ पे मर चुका है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग अपने क्लैन को और अपनी जो जनरेशन है उसको आगे इंक्रीज कैसे करोगे। तुम्हें तो यहाँ पे अपने जो आगे के लोग हैं उनको इंक्रीज करने पे ध्यान देना चाहिए, पर उल्टा तुम तो यहाँ पे मरने का सोच रहे हो कि तुम कैसे यहाँ पे मरने वाले हो। तुम यहाँ पे ऐसे ही मारे जाओगे, जबकि जो तुम्हारा एरोगेंट रहेगा वो वैसे ही यूजलेस चला जाएगा। टियानफेंग किंगडम के लोग सारे ऐसे ही होते हैं, बहुत ज्यादा एरोगेंट, और साथ ही वो जो होता है उस हट्टे कट्टे बंदे की जो कि टियानफेंग किंगडम से होता है उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता है सभी लोगों के सामने। जबकि वो जो हट्टा कट्टा बंदा होता है उसको अपनी इंसल्ट सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लिनफेंग से कहता है तू कमीने कहीं की, तेरी आखिर हिम्मत कैसे हुई, तू यान रिलेम के 4th लेवल पे है और तेरी जरूरत कैसे हुई यहाँ पे सभी लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करने की। तेरे पास कौन से राइट है कि तू यहाँ पे मेरे बारे में बात कर सकता है? तेरे पास कोई भी राइट नहीं है, तो यहाँ पे अपना मुंह बंद रख वरना तेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जबकि हमारा लिनफेंग कहता है अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कि जब भी कोई तुम्हारे सामने बात कर रहा हो, सच बोल रहा हो, तो उसको अपना जो पूरा सेंटेंस है वो कंप्लीट करने दिया करो। तो हाँ, जैसे कि तुम्हें याद होगा कि जो टियानफेंग किंगडम था जब वो ज़ुयू किंगडम के अंदर आया, तो ज़ुयू किंगडम के अंदर आने के बाद उसने जितना भी सब कुछ सहा है और उसके साथ जितना भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, सॉरी इंसिडेंट वगैरह हुआ है, तो वो तो तुम्हें याद ही होगा अच्छे से। और जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अभी भी तुम अपने कुछ पावरफुल लोगों को यहाँ पे लेके आए हो जैसे तुम इस स्नोई कंपटीशन के पहले राउंड को जीत सको, पर मुझे नहीं लगता ये लोग भी वैसे ही मारे जाएंगे जैसे पहले के टाइम पर तुम्हारे टियानफेंग किंगडम से ज़ुयू किंगडम में लोग आए थे और वो कैसे मारे गए, वैसे तुम्हारे अभी ये टाइम भी जो लोग हैं वो मारे जाएंगे। तभी दिखाते वो लोग बात ही कर रहे होते कि पीछे से एक बंदा निकलता है, पता नहीं वो कौन रहता है, वो साथ ही आते ही कहता है, और ये टियानफेंग किंगडम का मास्टर गु युआंग है। तो वो जो टियानफेंग किंगडम का जो वो बंदा मास्टर रहता है वो साथ ही वहाँ पे आते हुए कहता है, लिनफेंग के बारे में बोलता है कि तू कमीने कहीं के यहाँ पे इतनी सारी भीड़ में तू यहाँ पे ऐसे बकवास कैसे कर सकता है हमारी टियानफेंग किंगडम के बारे में? तेरे को यहाँ पे पता नहीं कि हमारा टियानफेंग किंगडम कितना ज्यादा बड़ा पावरफुल किंगडम है। और वो साथ ही फिर जो टियानफेंग किंगडम का जो वो मास्टर रहता है वो अपने एक साथी जो कि वही हट्टा कट्टा बंदा है जो कि टियानफेंग किंगडम से है, तो वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे रहने दो, इस बंदे को तो हमारे एनवॉय से सबक सिखा देंगे। साथ ही वो मास्टर कहता है कि हम इस लड़के को ऐसे नहीं जाने दे सकते। असल में जो मास्टर होता है वो टियानफेंग किंगडम से ही होता है जो कि अपने साथ कुछ पावरफुल लोगों को लेके आया हुआ होता है, जबकि उसके पीछे जितने भी सारे लोगों को लेके आया होता है उसमें से एक बंदा कहता है कि ये कमीना है इंसान, ये बहुत ज्यादा बुरा है। हम तो यहाँ पे दुआ करेंगे कि ये जो लड़का है, ये जो इंसान जो कि काफी ज्यादा एरोगेंटली यहाँ पे बात कर रहा है हमारे टियानफेंग किंगडम के बारे में, लिनफेंग की बात कर रहा है, तो ये जो यहाँ पे टियानफेंग किंगडम के बारे में बकवास कर रहा है, इस लड़के का तो पहले राउंड में मर जाना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। जो भी इसके पक्ष में जो भी इसके साथ है वो भी यहाँ पे मर जाए तो अच्छा होगा, डायरेक्टली यहाँ पे मर जाए तो। क्योंकि जो हमारा जन्मोजी होता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, जन्मोजी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है कि मास्टर गु युआंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पे किसी और वक्त के लिए और किसी और चीज के लिए बुलाया गया था, पर जरा देखो आप तो यहाँ पे आके एक जूनियर पे इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो और यहाँ पे उसको मारने की बात कर रहे हो। आखिर आप ये ऐसे यहाँ पे कैसे कर सकते हो? और आप यहाँ पे यंग टैलेंट्स के बीच में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप एक सीनियर हो तो आप सीनियर की तरह आपको बर्ताव करना चाहिए। और बॉस बहुत हुआ। कि जो गु युआंग होते बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं समझ गया। तो साथ ही जन्मोजी गुस्सा होते हुए फिर से बोलता है कि गु युआंग तुम यहाँ पे भूलो मत कि आप एक सीनियर हो और यहाँ पे अपने जो भी पर्सनल ग्रजेस हैं उनको थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत करना चाहिए आपको। ये सभी लोग स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं और यहाँ पे ये आपकी मदद ही करने वाले एक तरह से। मतलब अपने ही लोगों को कैसे मार सकते हो, आपको ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। अब जो भी हुआ है वो यहाँ पे यही खत्म होता है और भी इसके आगे बात नहीं की जाएगी। साथ ही जो जन्मोजी वो बोलता है कि चलो ठीक है मैंने यहाँ पे जो भी
बोला है वैसे तुम्हें करना होगा और उस न्यू कंपटीशन में सभी लोग अच्छे से परफॉर्म करना और अच्छी रैंक को हासिल करना। जबकि दिखाते हैं हमारे गुयोंग को जो कि वहाँ से जाते हुए कहते हैं चलो वो सभी लोग मेरे पीछे आओ, यानी वो जितने भी कल्टिवेटर उसको लेके आए होते हैं उनसे कह रहे होते हैं कि चलो फिर हम भी यहाँ से चलते हैं। वो जितने भी कल्टिवेटर्स रहते हैं वो गुयोंग के पीछे पीछे वहाँ से चले जाते हैं पंछी पे बैठ के। दिखाते हैं वो जब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज होता है और पता चलता है कि यहाँ पे बहुत से पावरफुल कल्टिवेटर जो कि इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। जबकि दिखाते हैं उनमें से जो नीचे देखने वाले होते हैं, नीचे जो भी खड़े हुए होते हैं ज़मीन पे जो जुनमोजी के साथ, बाकी सारे लोग जो कि लॉन्ग एम्पायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये पावर कहाँ से आ रही है। लगता है बहुत से पावरफुल कल्टिवेटर यहाँ से आ रहे हैं। ऊपर देखो लगता है वो वहाँ से आ रहे हैं, ये तो सारे टाई फैमिली से हैं शायद। जरा उन सब की पावर तो देखो, कितने सारे पावरफुल कल्टिवेटर है। आखिर इन लोगों का यहाँ पे क्या काम है, वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, जितने भी शायद से टाई फैमिली से रहते हैं, वो सारे पावरफुल लोग वहाँ पे नीचे लैंड करते उतरते हैं। पावरफुल कल्टिवेटर्स में जो उनका कल्टिवेटर का सबका लीडर रहता है वो साथ ही अपने पास एक स्क्रोल को निकालता है और साथ ही एक लड़की जिसका नाम है फिलहाल भूल चुका हूँ, जिसका वो है ना, जिसका एक ड्रिंक का पवेलियन है यानी वाइन का पवेलियन है, वो जो उसके मास्टर है उसके सामने करता है, जिसका मैं फिलहाल नाम भूल चुका हूँ। तो वो उस लड़की के सामने वो करता है स्क्रोल को और उसके अंदर असल में किसी की तस्वीर होती है जो कि लिन फैंग, फी यांग और साथ ही जाओया की होती है। जबकि वो जो लड़की जिसका नाम मैं फिर से बता रहा हूँ भूल गया हूँ, वो जो उसको मैं लड़की कह रहा हूँ, तो अभी वो जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और मन में सोच रही होती है ये बुड्ढा मास्टर साथ ही इसके साथ जो जितने भी पावरफुल कल्टिवेटर आए हैं ये सभी लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। देख के लगता है इन सभी का इंटेंशन लिन फैंग साथ ही फी यांग और उसकी जो सिस्टर लिन फैंग है उसको मारने का है। मेरे को यहाँ पे इनके बारे में एक्सपोज नहीं करना चाहिए और बताना नहीं चाहिए कि असल में ये कौन है। अगर मैंने बता दिया तो हो सकता है वो तीनों लोग यहाँ पे मारे जाएं। मेरे को यहाँ पे उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। तो साथ ही जो वो लड़की होती है यानी कि जो पवेलियन से होती है वो कहती है कि नहीं मैंने इनको कभी नहीं देखा, तुम जाके किसी और से पूछो, मैंने तो उनको कभी देखा भी नहीं है। जबकि वही टियानफेंग किंगडम से वो जो हट्टा कट्टा बंदा रहता है वो साथ ही देखता है उस लड़की की तरफ, यानी कि उसे पता चलता है, उसे कुछ लगता है जैसे उसने कुछ देखा हो। वो हट्टा कट्टा बंदा आगे बढ़ता है और वो जो टाई फैमिली का जो सभी को लीड कर रहा होता है, स्ट्रॉन्ग मैन को जो भी लीड कर रहा होता है बुड्ढा मास्टर, वो उससे कहता है कुछ, क्योंकि बुड्ढा मास्टर कहता है क्या बात है। फिर जो वो हट्टा कट्टा बंदा होता है वो कहता है असल में बात ये है जिनको तुम तीन लोगों को तुम ढूंढ रहे हो असल में मैं उनको जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि वो अभी कहाँ पे है। इसी के साथ ही वाला एपिसोड कहीं पे खत्म करते हैं। यू विल एंजॉय, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, अच्छा लगता है यार करते हो यार। और हाँ, कमेंट करने से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की, तो कर देना यार, अच्छा लगता है। मिलता है अगले वीडियो में, बाय, सारा पीस, गुड बाय बाय।